गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अपूर्व अनुभव पाठ का पार्ट सेकंड पढ़ा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने। अपूर्व अनुभव में यास्वी चांद एक विकलांग बालक है। उसके सहपाठी तोतो चांद जो किसी भी तरह से उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना और चढ़ करके बाहर की तरफ देखना सारे बच्चों को अच्छा लगता था, लेकिन यास्वी चांद विकलांग था, इसलिए वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। उसने तोतो चांद ने मन ही मन सोचा कि इसकी भी इच्छा होती होगी कि वह भी पेड़ पर चढ़े और बाहर का नज़ारा देखे, लेकिन वो कैसे देखे, क्योंकि उसके वो खुद एक पाँव से विकलांग है, पोलियो का शिकार हो गया था बचपन में, इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। तोतो चांद ने यह निश्चय किया कि एक न एक दिन हम यास्वी चांद को पेड़ पर चढ़ा के ही रहेंगे और उसको भी उस सुख का एहसास करवाएंगे जो हर बच्चा उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके करता है। उसने तोतो चांद से यास्वी चांद से कहा कि तुम स्कूल में आना। गर्मी की छुट्टियां हो गई थी, सारे बच्चे चले गए थे। उसने कहा कि अब कोई भी नहीं दिखेगा और हम उसको ऊपर पेड़ पर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के लिए वो सीढ़ी लेकर के आई और सीढ़ी को जैसे ही उसने पेड़ पर टिकाया, लेकिन यास्वी चांद उस पर नहीं चढ़ पा रहा था। तो वो दौड़ करके चपरासी के रूम की तरफ फिर गई और वो तिपाई ले आई जो दोनों तरफ से टिकाई जाती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। उसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि वो दोनों तरफ अपने आप टिक जाती है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि आखिर में इतनी बड़ी तिपाई वो कैसे ले आई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दुई शाखा तक पहुंच गई। जहां तक बच्चे चढ़ करके बैठते थे वो सीढ़ी का आकार भी वहां तक पहुंच गया। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यास्वी चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्वी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्वी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रहती। यास्वी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। ऊपर की सबसे आखिरी सीढ़ी पर नीचे से तोतो चांद ने सपोर्ट करती रही और वो ऊपर उसकी सीढ़ी पर पहुंच गया जाकर के। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर नहीं पहुंच गई। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्वी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार हुई। यास्वी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगी। तोतो चांद की रुलाई छूटने ही को हुई। उसने कहा कि यास्वी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्वी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यास्वी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और थाम करके उसको उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामी रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। ऊपर आखिरी सीढ़ी पर उसने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं ऊपर तुम्हें खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद तथा यास्वी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो उसे जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि वो उस ऊपरी सीढ़ी पर लेटा हुआ था और ऊपर से तोतो चांद उसको खींच रही थी। और यदि कोई बड़ा व्यक्ति इसको देख लेता तो चीख पड़ता कि कहीं ये बालक भी गिरेगा और तोतो चांद भी नीचे गिरेगी आकर। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे ये सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यास्वी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यास्वी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से
वह पूरी ताकत से यास्की चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अर्थात लेखक इसमें यह कहना चाहता है कि यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है, इसलिए बिना किसी भेदभाव के हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से एक बादल का टुकड़ा ये समझ रहा था कि तोतो चान एक विकलांग बालक के साथ सहायता करके उसकी इच्छा को पूरा कर रही है, तो वह भी उनकी सहायता करने के लिए बार बार बीच में आ जाता था, जिससे कड़कती धूप से उसे थोड़ी राहत मिले और वो वह कार्य कर सके, कहीं वो घबरा ना जाए धूप की वजह से। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दो शाखा पर बैठे थे। ये चित्र में देखिए आप। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अर्थात उसने ये इच्छा थी कि वह यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाए। आखिर में उसकी ये इच्छा पूरी हुई और यास्की चान की भी इच्छा थी कि एक बार वो उस पेड़ पर बैठ करके इस दुनिया को निहारे, क्योंकि वो विकलांग था और इसलिए वो अपने आप नहीं चढ़ सकता था। यास्की चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस समय यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यास्की चान ने खुश होते हुए कहा कि क्या इसी तरह अच्छा लगता है यहाँ पेड़ पर बैठ करके? तुम सब तो रोज बैठते हो इस पेड़ पर, तो कितने सुख का अनुभव करते होगे। इस तरह से यास्की चान उससे पूछ रहा है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यास्की चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख लेंगे। सूमो एक पहलवान था, जापानी पहलवान था, और इसलिए वो कुश्तियां लड़ता था। तो वो कहते थे कि वो आपस में बातें कर रहे कि जब वो यहाँ पे भी आ जाएगा टेलीविजन तो हम सब भी उस पर टीवी पर बैठ के देखा करेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा है। तो चान उस समय यह भी न समझ पाई कि यास्की चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने की क्या अर्थ होंगे। अर्थात तो चान ये समझ नहीं पा रही थी कि जो बालक दूर तक नहीं चल सकता है वो दूर जा के तो हर चीज नहीं देख सकता है, लेकिन यदि उसके पास टीवी हो जाएगी और टेलीविजन से वह उन सब चीजों को देखेगा तो उसके लिए कितना खुशी का क्षण होगा। यह सब वह तो यह भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। फिर उसके ये समझ में आया कि आखिर में सूमो पहलवान तो बहुत मोटा तंदुरुस्त है, और यास्की चान तो बता रहा है कि टीवी तो एक छोटा सा डिब्बा होता है और उसमें वो कुश्ती करने के लिए आएगा। तो आखिर में वो मन में सोचती है कि इतना मोटा पहलवान इस छोटे से डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। जैसे पहले प्राचीन समय में, डियर स्टूडेंट, जब शुरुआत में रेडियो चला था और उसमें आकाशवाणी का समाचार प्रसारित होते थे, गाने आते थे, तो गाने आते थे, लोगों ने सुना था कि लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है, और जब उसके गाने उसमें आया करते थे तो वो रेडियो के चारों ओर झांक झांक के देखा करते थे कि इसमें लता मंगेशकर अंदर कहाँ बैठी हुई है। तो इस तरह से एक रोमांच था लोगों को कि आखिर में ये आवाजें कहाँ से आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं, इनका कोई तार भी नहीं जुड़ा हुआ है और फिर भी ये हमें सुनाई पड़ रहा है। ये सब एक रोमांच था। पहले साइकिल की सवारी करके ना, जब साइकिल ही शुरू हुई थी तो लोगों को उसको बैठ करके चलाना नहीं आता था, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी साइकिलें चला रही है, स्कूटर मोटरसाइकिल दौड़ा रही है, और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी, जेट विमान भी दौड़ा रही है। तो ये सब भी अब उनके लिए असंभव नहीं है, लेकिन उस समय साइकिल की सवारी करके लेखक ने चैप्टर में लिखा हुआ था कि उसने बहुत कोशिश की साइकिल सीखने की, कई बार कपड़े फाड़े, कई जगह चोटें लगाई, लेकिन उसे साइकिल चलाना नहीं आया। तो इस तरह से ये सारी चीजें जब शुरू हुई थी तो इनमें सब में कितना अधिक रोमांच था लोगों को कि कैसे इनको चलाया जाता है, कैसे सीखा जाता है, लोग चढ़ कर के कैसे चलते हैं,
दो पतले पतले से पहिए हैं और उसके ऊपर सवारी करके और पैडल मारते हुए कैसे दूर तक चले जाते हैं। ये सब उनके लिए रोमांच से कम नहीं था। इसी तरह से वो टेलीविजन के बारे में बच्चे कह रहे हैं कि आखिर में उसमें सोमो पहलवान कैसे आ जाएगा। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी मौका था। लेखक ने ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि यह पहला और आखिरी मौका था? क्योंकि तोतो चांद ने जितना रिस्क लेकर के यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाया, शायद कोई उसकी इतनी सहायता नहीं करेगा और वो फिर जीवन में कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए उसके लिए ये पहला और आखिरी दोनों मौका था। धन्यवाद स्टूडेंट।